नमस्कार। अमर उजाला के राजनीति के राज के इस एपिसोड में मैं आपसे उपराष्ट्रपति को लेकर जो गतिविधियां चल रही है देश की राजनीति में उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें तमिलनाडु के जो गवर्नर है, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, उन्हें उपराष्ट्रपति पद का एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यह कहा जा रहा था कि भाई उपराष्ट्रपति को लेकर जिस तरीके से धनखड़ के एपिसोड के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक लगा था, उसके बाद तय था कि भारतीय जनता पार्टी जब नाम चुनाव करेगी उपराष्ट्रपति पद के लिए तो बहुत सोच समझकर करेगी। और मुझे लगता है कि जो राधाकृष्णन जी का नाम का जो चुनाव किया गया है उसके पीछे भी एक सधी हुई रणनीति, वो तमाम तरह के जो समीकरण होते हैं किसी भी व्यक्ति के चुनाव के लिए। जब संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति को चुनाव जाता है, उपराष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद, जिसके लिए एनडीए गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार चुनना था। तो तमाम तरह के उन्होंने अपने राजनीतिक समीकरण और विचारधारा के समीकरण को देखा और मुझे लगा कि एक बहुत बेहतर और एक बहुत ही शानदार नाम एनडीए की तरफ से आया है। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने और जब उन्हें मौका मिला 2017 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने का मौका, तो आप दोनों नाम देखेंगे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लेकर आए थे। रामनाथ कोविंद एक दलित को वो लेकर आए थे देश के राष्ट्रपति के लिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के लिए तो वहाँ पर वेंकैया नायडू जो एक आंध्र प्रदेश से आते थे, खुद दक्षिण से आते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहे, संघ पृष्ठभूमि के रहे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए चुना था। उसके बाद जब 2022 में उपराष्ट्रपति चुनने की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ साहब को लेकर आए थे जो बंगाल में गवर्नर थे और जिनका ममता बनर्जी से बहुत एक विवाद रहता था, तो उन्हें लेकर आए थे। फिर उन्होंने किसी कारण से अपने स्वास्थ्य वजह से इस्तीफा दिया। अब फिर जब स्थिति आई कि उपराष्ट्रपति चुनना है तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम समीकरणों पर विचार किया, संघ से चर्चा की और उसके बाद तमिलनाडु पृष्ठभूमि के जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहाँ के कोयम्बटूर से सांसद रहे, संघ के स्वयंसेवक रहे, संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबे समय से वो उन्होंने तमिलनाडु में काम किया था। और देखिए, आज वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उसके पहले वो तमाम राज्यों के गवर्नर रहे। उसके पहले जब तमिलनाडु में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करते थे, जनसंघ के लिए काम करते थे। 16-17 साल की उम्र में जब वो आरएसएस के स्वयंसेवक बने, उस समय वहाँ न भारतीय जनता पार्टी को कोई महत्व देता था न कोई जानता था और उस समय कोई संघ के लिए भी कोई वहाँ पर खड़े होने वाला व्यक्ति नहीं था। तो उस समय राधाकृष्णन साहब ने संघ के लिए काम किया, जनसंघ के लिए काम किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार काम करते रहे। और जो एक वैचारिक आधार होता है कि एक विचारधारा से, अपने जन्म से, अपने बचपन से एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वह राधाकृष्णन जी रहे और उनका चुनाव करने में उनकी विचारधारा, संघ के साथ उनका एक जो लंबा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो एसोसिएशन रहा है और तमाम राज्यों के राज्यपाल रहते हुए या संगठन का काम करते हुए उनका जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए तय किया गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाम को तय करने के अंदर क्या क्या समीकरण साधे हैं। सबसे बड़ा समीकरण जो साधा है वो तमिलनाडु को लेकर साधा है, क्योंकि तमिलनाडु पृष्ठभूमि से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु पर भाषा विवाद कर हिंदी थोपना चाहती है, तमिलनाडु को दुय्यम दर्जे की भाषा बनाना चाहती है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व है तो वह दक्षिण भारत को नजरअंदाज करती रहती है। और ये तमाम तरह के आरोप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रीय सेवक संघ पर लगाते रहे कि तमिल अस्मिता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ धोखा कर रही है और हिंदी उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु पृष्ठभूमि का एक नेता को जब उपराष्ट्रपति के लिए चुना है तो क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए आसान होगा कि ऐसे व्यक्ति का विरोध करे जो तमिल से आता हो? क्या सिर्फ इसी आधार पर स्टालिन का विरोध कर सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, विचारधारा में दूसरी पार्टी का, इसलिए मैं समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन तमिलनाडु से तो आते हैं। फिलहाल स्टालिन साहब ने चुप्पी साध के रखी है, क्योंकि देखिए ओबीसी से आते हैं। जिस उम्मीदवार को बनाया है राधाकृष्णन साहब को, वो गुंडर कम्युनिटी से आते हैं। वो तमिलनाडु में वो ओबीसी कम्युनिटी है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये डीएमके के लिए इसका विरोध करना बहुत आसान नहीं होगा। अगर लोकसभा में अगर संख्या देखें तो डीएमके के 22 लोकसभा में सांसद है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में डीएमके के 10 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन में वह तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। कांग्रेस 99 लोकसभा सांसद है, उसके बाद अखिलेश यादव के सांसद है 37, उसके बाद ममता बनर्जी के 29 लोकसभा सांसद हैं और उसके बाद डीएमके के 22 सांसद है। तो डीएमके एक बड़ा महत्वपूर्ण
सहयोगी है इंडिया गठबंधन का। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के भरोसे राजनीति करती है, अभी वह वहाँ मुख्यमंत्री है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो डीएमके के लिए बहुत आसान नहीं होगा एक तमिल पृष्ठभूमि का विरोध करना। सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें सारे अधिकार सौंप दिए थे कि ये जिसे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएंगे उसे एनडीए का समर्थन रहेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर मुहर लगाई उपराष्ट्रपति के लिए, और पूरे एनडीए के लोगों ने उसके लिए समर्थन दिया, और सबने उपराष्ट्रपति के लिए राधाकृष्णन के चुनाव पर उन्हें बधाई दी है। फिलहाल ये तय है कि एनडीए के जो गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल को बनाया गया है राधाकृष्णन जी को, वह आराम से चुनाव जीतेंगे। और मुझे यह भी लग रहा है कि 9 सितंबर को जब वोटिंग होगी, अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो 9 सितंबर को मतदान होगा, तो इंडिया गठबंधन में एक सेंध लगाने में सफल होगा। अब कितना सेंध लग पाता है, कितने पार्टियां इंडिया गठबंधन से टूटती है, ये आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने जो नाम लिया है उपराष्ट्रपति के लिए, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा नाम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब अब उपराष्ट्रपति के लिए एक दक्षिण के नाम को चुन लिया है, तो मुझे लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वह दक्षिण से नहीं होगा, क्योंकि अभी इसी महीने आप दक्षिण से एक उपराष्ट्रपति दे रहे हैं, और अगले महीने फिर आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई दक्षिण से नाम लेकर आए। इसकी मुझे संभावना कम लग रही है। अब मुझे ये लग रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी से आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी कम्युनिटी से आती है, उपराष्ट्रपति अब जो राधाकृष्णन बनने जा रहे हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है वो सवर्ण जाति से आएगा, क्या किसी उच्च जाति से आएगा? ये कहा जा रहा है कि कोई सवर्ण भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो वो कौन होगा, क्या नाम होगा, उसकी कब घोषणा होगी? क्या ओबीसी महिला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होगी? अब ये तय है कि दक्षिण से लगभग भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं बनेगा, उत्तर भारत से बनाया जा सकता है, या ये हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो उपराष्ट्रपति के चयन में यह तय हो गया कि दक्षिण से लाकर अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण का अध्यक्ष नहीं बनाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और विषय को लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।